हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में रेजोनेंस लिखना सीख लिया था। हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट भी हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आगे की एप्लीकेशन के लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो देखना ज़रूरी है। तो हम कुछ फिक्स रूल्स लिखने वाले हैं और उन रूल्स को फॉलो करके हम स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आराम से बता सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो भी मैं रूल्स लिखूंगा वो रूल्स उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में होंगे, ठीक है ना। मतलब जो रूल मैं पहले लिखूंगा वो मुझे पहले यूज़ करना होगा और जो रूल मैं बाद में लिखूंगा वो मुझे बाद में यूज़ करना होगा। तो फिर यदि मैं रूल नंबर 1 लिखता हूँ तो रूल नंबर 1 होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज जनरली मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल। अब ये कॉमन सेंस बोलता है कि भाई न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चार्ज स्पीसीज। तो ये कोई डिफ़िकल्ट बात है नहीं, याद रखने लायक बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें चार्ज देखना पड़ेगा और जिस स्ट्रक्चर में चार्ज रहेगा उसका स्टेबिलिटी मुझे कम बोलना पड़ेगा, जिस स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं रहेगा उसका स्टेबिलिटी मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि यदि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा और इन दोनों में मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है कि ए एंड बी विच वन इज मोर स्टेबल। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? बिल्कुल। यहाँ पे देखो तो ये लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऐसा अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से रेजोनेंस लिखने में आएगा और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यदि मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलूंगा तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा? नो डाउट स्टेबिलिटी ए का स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ए में कोई भी चार्ज नहीं है, जबकि बी में देखोगे तो वहाँ पे क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया है, इसलिए ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। लेकिन फिर अगला डाउट आया ये कि मैंने जनरली क्यों लिखा हुआ है, क्या ये ऑलवेज ट्रू नहीं है? नहीं, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता। कहाँ पे ये वैलिड नहीं होता? तो ज़रा इस वाले एग्जाम्पल को देखना। जैसे मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करूं तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेशन है? लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन बोरॉन 3 बॉन्ड के साथ यदि है तो इसमें वैकेंट पी जेड रहेगा। तो यदि लोन पेयर वैकेंट जेड कॉन्जुगेशन पे मैं रेजोनेंस लिखूंगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर यदि मैं बताऊं तो यहाँ पर ये ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने जो रूल बोला उसके बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर जब मैं स्टेबिलिटी बोलूंगा तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। अब बी ज़्यादा स्टेबल कैसे हो गया? तो बी में यहाँ पर सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है, इसलिए यहाँ पर बी इज मोर स्टेबल देन ए हो जाएगा। ठीक, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे ऑक्टेट देखना पड़ेगा। ठीक, अब ये ऑक्टेट कैसे देखा जाता है? ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल। तो कभी यदि मैं ऑक्टेट बोलता हूँ इसका मतलब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? मैं आउटर मोस्ट सेल के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आता है रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 यदि मैं लिखूं तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग एटम्स विद देयर कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब मुझे ऑक्टेट चेक करना पड़ेगा। ठीक, अब यदि मैं बात करूं कि मैं ऑक्टेट चेक कैसे करूंगा तो पहले यही देख लें, आ जाओ। यदि मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं इन ऑक्टेट यदि मुझे देखने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एटम पे प्रेजेंट सारे बॉन्ड पेयर एक्चुअली या इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने होते हैं। तो उससे इजी तरीके से यदि मैं लिखूं तो मैं क्या करूंगा? सारे बॉन्ड काउंट कर लूंगा, मैं उस पर जितने भी प्रेजेंट लोन पेयर हैं वो काउंट कर लूंगा, और मैं उस पर यदि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो काउंट कर लूंगा, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्योंकि ये पेयर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बहुत रेयर फ्री रेडिकल के केस में ऐसा रहेगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि लिखा रहेगा ना, जिसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक, अब यदि यहाँ पर इस फॉर्मूले का सम टोटल 8 आता है तो हम बोलते हैं ऑक्टेट इज कंप्लीट, और यदि 8 से कम आता है तो ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, हम ऐसा बोलते हैं। अच्छा, हम 8 पे ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे सिलेबस में जो एटम्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, तो मैक्सिमम केसेस में आउटर मोस्ट सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या रहेगा? 8 रहेगा। मैं हायर मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, जैसे फॉस्फोरस है, कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स। लेकिन मैं यदि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनका गारंटी लूँ तो ये ऑक्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। तो मुझे इस तरीके से ऑक्टेट देखना पड़ेगा। ठीक, अब जब मैं ऑक्टेट देखूंगा तब क्या होगा? तब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। क्लियर है? अब यदि मैं देखूंगा तो एक काम करते हैं,
ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट्स लिखता हूँ, इनको ध्यान रखना तुम। देखो पहली ज़रूरी बात, ऑलवेज चेक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम फॉर ऑक्टेट। हमारे सिलेबस में नॉर्मली उस एटम पे ऑक्टेट गड़बड़ होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा होने को तो अभी हमने बोरॉन में भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखा था न्यूट्रल होने के बाद भी, लेकिन मैं 99% केसेस में बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात और, ये भी याद रखना, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज यदि तुम्हें कभी दिख जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, ऑलवेज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फिर फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हम मान लेंगे। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, हम ऑक्टेट चेक कर सकते हैं। अब यदि मैं एग्जाम्पल्स में लिखना स्टार्ट करूं तो आ जाओ, पहला वाला एग्जाम्पल लेके आते हैं, और पहला वाला एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 1। अब यदि मुझे यहाँ पे ऑक्टेट, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है सारे के सारे ना, मैं ऊपर हेडिंग में लिखूं या ना लिखूं, सारे क्वेश्चन किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अब यदि मुझे इनका स्टेबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रूल्स आर इन देयर प्रायोरिटी ऑर्डर, तो मुझे सबसे पहले इनको चार्ज देखना पड़ेगा। तो चार्ज देखो, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। रूल नंबर 1 से डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए हम रूल नंबर 2 पर आएंगे, और रूल नंबर 2 ये बोलता है कि चेक क्या करो, ऑक्टेट चेक करो, और डायरेक्ट यदि स्पीड से करना चाहते हो तो डायरेक्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम पे आ जाओ, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो तुम खुद ही क्या बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो मैं लिख देता हूँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लेकिन किसका, ऑफ कार्बन। जबकि तुम यहाँ पर देखोगे तो इस वाले ऑक्सीजन पे देखो, भाई डायरेक्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम पे पहुंचना है हमें तो ये ऑक्सीजन पे बॉन्ड कितने, 3, और एक लोन पेयर है, 3 + 1 4, 4 × 2 कितना हो गया, 8। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कंप्लीट ऑक्टेट। लेकिन किसका कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। अब जरा ध्यान से देख रहे हो तुम, मैंने चेक केवल पॉजिटिवली चार्ज एटम को किया है, लेकिन मैंने बोला सारे एटम के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिलेबस में और किसी में गड़बड़ी आएगी नहीं। अब रूल ये बोलता है कि यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा रहेगा, मुझे किसका ज़्यादा बोलना पड़ेगा, स्टेबिलिटी बी का ए से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में ऑक्टेट कंप्लीट है जबकि ए में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्लियर है कैसे क्वेश्चन करना है? और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि देखें तो सबसे पहले देखो, मुझे एग्जाम्पल्स में नहीं, मुझे रूल्स बार बार बोलने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक, मुझे क्या करना है, रूल बार बार बोलूं ताकि मुझे याद हो जाए। तो यदि एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलूं तो रूल नंबर 1 लगाना पड़ेगा, और रूल नंबर 1 बोलता है न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल दोनों ही नहीं है, क्यों, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा, ऑक्टेट, और जैसे मैं ए में देखूंगा तो ए में मुझे कार्बन पे प्लस दिखेगा, तो मैं तुरंत क्या बोल दूंगा कि यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। जबकि मैं यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आओ, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल 4 का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट किसका, ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। और रूल इज रूल मुझे मानना पड़ेगा। अब यदि मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी बोलूंगा तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल और लिखते चलें। तो जैसे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हमेशा क्या करना है, रूल नंबर 1 से बोलना है, स्टार्ट करना है। तो रूल नंबर 1 से बोलना स्टार्ट करो। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 बोलता है सबसे पहले चार्ज देखो, चार्ज दोनों में, न्यूट्रल एक भी नहीं। फिर ऑक्टेट देखो, और ऑक्टेट देखोगे तो यहाँ पर वापस से देखो कार्बन पे प्लस है, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम है, अब मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखो, चेक कर लो तुम, कंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट किसका है, ऑफ ऑल एटम्स, ऑल एटम्स। ठीक, क्लोरीन पे चेक कर लो चाहो तो, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड, 2 + 2 4, 4 × 2 क्या हो गया, 8। और यदि ऐसे बात है तो फिर स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस और ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर आओ। इस बार क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस कि देखो यहाँ पर एटम लिखे हुए नहीं है हर जगह पे, तो ध्यान से देखोगे तो भाई स्ट्रक्चर ए में यहाँ पे क्या है, कार्बन,
और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यदि मैं लिख दूं तो या तो फिर देखो, यदि डिटेल में जाओगे तो पहले तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पहले ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा इस रेड वाले कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ठीक है ना। तो फिर तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। उससे अच्छा ये है कि तुमने जो याद कर रखा है, डिसाइड किया, वो डायरेक्ट यूज कर लें। कार्बन पे प्लस दिखेगा तो मुझे हमेशा क्या बोलना है, हमें हमेशा बोलना है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। यहां पर मैं देखूंगा तो मैं कार्बन को तो चेक ही नहीं कर रहा, यदि न्यूट्रल है उस पर प्लस था पहले, रेजोनेंस हो गया ना, इस तरीके से रेजोनेंस होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, बी में मैं लिख रहा हूं कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स, मैंने ये लिख दिया ऑफ ऑल एटम्स। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी नो डाउट बी का स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, इन सारे एग्जाम्पल्स में कॉमन फीचर था, कॉमन ऑब्जर्वेशन मिला कि देखो हर बार क्या हुआ, हर बार एक एटम लिखा हुआ था और एक एटम पर लोन पेयर था और उसके साइड में कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज था ऐसा। और जब तुमने इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस लिखा तो ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, और लोन पेयर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या हुआ, हर एग्जाम्पल में अभी तक यही हुआ है, कार्बन पे न्यूट्रल हो गया, चार्ज था तो न्यूट्रल हो गया और ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इतनी देर से तुम क्या बोल रहे थे, इतनी देर से तुम बोल रहे थे कि यहाँ पर है इनकम्प्लीट ऑक्टेट और यहाँ पर है कंप्लीट, इसलिए बी वॉज मोर स्टेबल देन ए। क्लियर है। अब जरा बहुत ध्यान से इस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो, मैं फाइनल रिजल्ट बनाऊं तो यदि आज के बाद तुम्हें ये वाला अरेंजमेंट दिख जाता है, इसका मतलब ये समझ जाना कि ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट। तो अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट होना न्यूट्रल होने के बाद सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, इसका मतलब हम बोलते हैं ये वाला स्ट्रक्चर है हाईली स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखो इस लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, मतलब जब रेजोनेंस लिखोगे ना उसके बाद पता चलेगा। एक बात ध्यान से सुनो, रेजोनेंस का असर हमेशा रेजोनेंस लिखने के बाद पता चलता है, मतलब तुम्हें अभी स्टेबल नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम रेजोनेंस लिखोगे ना तब जान जाओगे कि ये रेजोनेंस से कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, रीजन एक्सप्लेनेशन सुनना चाहो कि हाईली स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे शॉर्ट में लिख दो, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन which octet of all atoms is कैसा, complete। और complete octet होने का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, जब भी ये अरेंजमेंट देखोगे तो क्या बोलने वाले हो, ये हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए जैसे जैसे हम थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं ये देखना, इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल बोला करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, मोर स्टेबल देन कौन, मोर स्टेबल देन अदर्स का मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंपेयर मत करना, क्योंकि जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अभी तक कंपेयर कर रहा था तो बी वॉज मोर स्टेबल देन ए, लेकिन इसके अलावा किसी और से यदि मैं कंपेयर करूंगा ना तो मैं इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा बोलूँगा। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कि मुझे क्या देखना पड़ेगा, यदि लोन पेयर है किसी एटम पे और उसके साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पे, तो मैं उसको दूसरों से ज़्यादा स्टेबल बोलूँगा, हाँ उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल नहीं बोलूँगा। देखो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन था वो हमने पहले पढ़ा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तुम्हें याद है अपन ने जब हैलोजन एक ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने हैलोजन्स को क्यों यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला था, हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला था ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि था ये ईडब्ल्यूजी। तो ये बहुत कॉमन डाउट था कि ईडब्ल्यूजी होने के बाद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो गया। तो हम ये बोलते थे वहाँ पर कि कोलिजन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनते हो। तब हमने तुम्हें ऑर्थो अटैक, मेटा अटैक, पैरा अटैक लिख के बताया था। तो जैसे ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, ऑर्थो पैरा अटैक, ये वाला कौन सा अटैक है, ये वाला है पैरा अटैक, और ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ये कौन सा अटैक है, ये है मेटा अटैक। अब यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ध्यान से देखो, ऑर्थो और पैरा अटैक में ऐसा हुआ है कि जहां पर हैलोजन है
उसी के साइड वाले कार्बन पे प्लस आया है, और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम बनाते थे। जबकि मेटा अटैक में क्या हुआ है, जहां पर हेलोजन है उससे अटैच्ड कार्बन पे प्लस नहीं, उससे अटैच्ड कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन पे प्लस आया है। अब यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं किसको ज़्यादा स्टेबल बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस वाले को ज़्यादा स्टेबल। इसलिए हम हेलोजन के केस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ कराते थे, हम ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कराते थे। क्यों? क्योंकि बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। क्लियर है बात? तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि यदि लोन पेयर के साइड में कभी भी प्लस चार्ज आता है तो हम क्या बोलने वाले हैं उसको, हम बोलने वाले हैं कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक। अच्छा देखो, बोलने के अलग अलग तरीके हैं। बोलने को, इसी रूल को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। बोलने का एक तरीका ये भी है, ठीक, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ बॉन्ड इज मोर स्टेबल। कहने का मतलब, मैं जो अरेंजमेंट अभी इतनी देर से पढ़ रहा था, यदि मैं ऐसा लिख के बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों में यदि मैं कंपेयर करता हूँ, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंपेयर करता हूँ, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है। इसलिए बी वॉज मोर स्टेबल देन ए। तो लैंग्वेज का फ़र्क है। ट्रू फॉल्स में ध्यान रखना कि यदि इस तरीके से रूल आ जाता है, ट्रू फॉल्स बोलने में आ जाता है, तो भी हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा, हमें इसको करेक्ट बोलना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब यदि हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं, तो रूल नंबर 3 बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखो। मतलब क्या देखो, चार्ज के बेसिस पर देखो। और चार्ज का बेसिस ये बोलता है कि नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ठीक। अब ये तो देखो नॉर्मल बातें हैं, ठीक, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि नेगेटिव चार्ज आता है तो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता ही है। ठीक। तो यदि एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, रूल्स आर इन देयर प्रायोरिटी ऑर्डर, तो मुझे रूल नंबर 1 से ही बोलना चाहिए। सही तरीका वही है। यदि सिली मिस्टेक से बचना चाहते हो तो हमेशा रूल नंबर 1 से ही बोलो। ठीक। तो रूल नंबर 1 बोल लेते हैं, आ जाओ। रूल नंबर 1 बोलता था कि चार्ज न्यूट्रल वाले को ज़्यादा स्टेबल बोलो। न्यूट्रल वाला कौन? तो न्यूट्रल वाला एक भी नहीं है, क्योंकि सब में नेगेटिव चार्ज है। तो फिर मुझे क्या देखना, ऑक्टेट। और ऑक्टेट की गड़बड़ी तो पॉजिटिवली चार्ज एटम में होती है, यहाँ तो पॉजिटिवली चार्ज एटम नहीं है कोई। इसका मतलब दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। चाहो तो फॉर्मूले लगा लो, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन मालूम चल जाएगा। फिर मुझे थर्ड रूल पे आना पड़ेगा। यदि ऑक्टेट से डिसाइड नहीं हो, देखो ऑक्टेट से कब डिसाइड होता, जब एक में ऑक्टेट कंप्लीट होता और एक में ऑक्टेट होता इनकम्प्लीट। क्लियर है? तो मुझे रूल नंबर 3 पे आना पड़ेगा। अब चार्ज कौन सा है पहले ये देख लो। तो ऑब्जर्वेशन है, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। कहाँ पर है, एट ऑक्सीजन, और कहाँ पर है, एट कार्बन। अब फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। और एग्जाम्पल्स में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 6 में बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखोगे तो करें बात, चलो आज एग्जाम्पल नंबर 6 में देखेंगे तो सबसे पहले न्यूट्रल देखना है। तो न्यूट्रल तो देखो कोई है नहीं। फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे ऑक्टेट देखना पड़ेगा। और यदि मैं ऑक्टेट देखूंगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर ऑक्सीजन पे देखोगे तो भी आएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो मैं क्लियरली लिख देता हूँ, जरा ये बात रुको। यहाँ पर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ऑफ कार्बन। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो सेकेंड रूल डिसाइड नहीं कर पाएगा। फिर से सुन लो, सेकेंड रूल कब डिसाइड करता है, सेकेंड रूल से यदि डिसाइड करना हो तो सेकेंड रूल ये बोलता है कि एक में ऑक्टेट कंप्लीट रहे और एक में ऑक्टेट रहे कैसा, इनकम्प्लीट। तब जाकर हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑक्टेट के बेसिस पर। लेकिन दोनों में क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे। तो फिर हमें रूल नंबर 3 पे आना पड़ेगा। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि चार्ज किस एटम पर है, ये देखो। अब चार्ज यहाँ पे कौन सा है, चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। कहाँ, किस एटम पे है, तो कार्बन पे है। और कहाँ पे है, और कहाँ पे, ऑक्सीजन पे है। फिर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच लो। अभी एग्जाम्पल में सोचा था ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? अब जरा बहुत ध्यान से देखना। ठीक।
ये जो स्ट्रक्चर बी है, ठीक, स्ट्रक्चर बी है, ये हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होने के दो रीजन है। देखो, हाईली अनस्टेबल होने के दो रीजन, पहला इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब हम ऐसा स्ट्रक्चर कभी बनाते ही नहीं हैं। सुना मैंने क्या बोला? हम ऐसा स्ट्रक्चर कभी बनाएंगे ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज के साथ हो और उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। देखो, यदि कंप्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी हम पहले ज़्यादा बोल चुके हैं। ये मैं कब बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट हम नहीं बनाते हैं। ठीक, ये कैसा रहेगा? ये स्ट्रक्चर हमेशा रेयर रहे। हम जब रेजोनेंस लिखते हैं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाते। ठीक, रेजोनेंस ऐसा नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये बनेगा ही नहीं, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ही मिनिमम रहेगा, इसलिए ऐसा कभी नहीं बनाते। क्लियर है ये बात? और एग्जाम्पल्स में बात कर लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये था रूल नंबर 3। अब यदि हम रूल नंबर 4 पे आते हैं तो लास्ट रूल और लिख लें, फिर हम इसके बाद एग्जाम्पल में और आगे बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 4 बोलता है कि चार्ज का सेपरेशन देखो। चार्ज का सेपरेशन मतलब देखो, चार्ज दो टाइप का प्रेजेंट हो सकता है कंपाउंड में, या तो सिमिलर चार्ज रहेगा या तो फिर अपोजिट चार्ज रहेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अपोजिट चार्जेस चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। देखो, अपोजिट चार्जेस में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन। और नज़दीक रहेंगे यदि अपोजिट चार्जेस तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा मतलब उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलवेज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। फिर सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। ठीक, तो भाई सिमिलर चार्जेस में क्या होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन, यदि सिमिलर चार्जेस नज़दीक रहेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, रिपल्शन ज़्यादा रहेगा तो अनस्टेबल ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 7। देखो, एक्चुअल सही तरीका तो यही है कि मैं हमेशा रूल नंबर 1 से बोलूँ, जबकि मुझे मालूम है कि रूल नंबर 4 चल रहा है तो आंसर रूल नंबर 4 से ही आएगा, लेकिन फिर भी। तो जरा आ जाओ, रूल नंबर 1 लगाओ। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? न्यूट्रल। क्या कोई है न्यूट्रल? हाँ, देखो ए है न्यूट्रल, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है ना, इसलिए। तो ए का पोजीशन सबसे पहले आया। अब मुझे बी और सी में डिसाइड करना है, तो मैं क्या देखूं? रूल नंबर 2 क्या था? ऑक्टेट। ऑक्टेट देखोगे तो इसमें भी इनकम्प्लीट, इसमें भी इनकम्प्लीट। कैसे? अरे, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। रूल नंबर 3 लगाओ, चार्ज देखो कहाँ पर है? सिमिलर ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव चार्ज एट ऑक्सीजन, कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर रूल नंबर 4 पे अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। रूल नंबर 4 में देखो चार्जेस कैसे हैं? अपोजिट। पास में रहेंगे तो ज़्यादा स्टेबल, दूर हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब बी इज मोर स्टेबल देन सी, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ए, देन बी, देन सी। इस तरीके से हम स्टेबिलिटी देखते हैं। और एग्जाम्पल्स में बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 8 पर आओ। सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है चार्ज देखो। और चार्ज देखोगे तो सबसे रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि न्यूट्रल देखो और चार्ज देखो। तो दोनों में चार्ज है, और दोनों में चार्ज है, इसका मतलब न्यूट्रल वाला एक भी नहीं है। और न्यूट्रल वाला यदि एक भी नहीं है तो रूल नंबर 2 पे आ जाओ, ऑक्टेट। नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट। रूल नंबर 3 पे आ जाओ, चार्ज दोनों ही कार्बन पे है, तो हमें रूल नंबर 4 पे आना पड़ेगा। और सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस हैं, रिपल्शन होगा, तो इसलिए किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा? बी इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि सिमिलर चार्जेस नज़दीक रहेंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो अनस्टेबल रहेगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से इंडिविजुअल हम रूल्स पे आ सकते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम कंप्लीट क्वेश्चन में एक बार डिस्कशन करते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन में यदि बात करें तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 में यदि मैं स्टेबिलिटी देखना है और मैंने ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे, तो देखो यहाँ पर अब मुझे पूरा रूल नंबर 1 से बोलना पड़ेगा रूल नंबर 5, रूल नंबर 4 तक, तब जाके इसका आंसर बनेगा। तो जरा चलो ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मुझे क्या बोलना है? रूल नंबर 1 रिवीजन है, बार बार बोलेंगे तो याद रख पाएंगे हम। तो रूल नंबर 1 बोलता है नो चार्ज, और जैसे तुम्हें दिखा कि ए में कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो गया? देखो सारे क्वेश्चन स्टेबिलिटी के हैं, स्टार्टिंग हेडिंग ही यही चल रहा है, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो चार्ज। ठीक, तो ए पे चार्ज नहीं है इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फिर मुझे क्या देखना है? ऑक्टेट देखना है। बी में देखो यहाँ पे कार्बन पे प्लस है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सी में कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तुम एक बार चेक कर लेना, इसलिए सी पहले आएगा बी एंड डी से।
और C पहले आने का रीज़न क्या है? C पहले आने का रीज़न है यहाँ पर है कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट है इसलिए C का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब यदि मुझे कंपेयर करना है B एंड D में तो रूल नंबर 3 लगाओ, चार्ज का टाइप देखो, आंसर आ जाएगा। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? B इज मोर स्टेबल देन D। अब तुम चाहो तो चार्ज कौन सा देखना है, चाहो तो तुम प्लस देख लो, चाहो तो तुम माइनस देख लो। भाई प्लस देखोगे तो B में क्या है? प्लस एट कार्बन। और D में क्या बोलोगे? प्लस कहाँ पर है? प्लस एट ऑक्सीजन। तो बोलो नहीं हमें प्लस नहीं देखना, हमें माइनस देखना, माइनस देख लो। तो B में क्या है? नेगेटिव है एट कहाँ? ऑक्सीजन। और इसमें नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव कहाँ है? एट कार्बन। तो इस तरीके से हम बड़ा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन में यदि ट्राई करें तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ है। तो एक एक क्वेश्चन में यदि एक एक ऑप्शन में ट्राई करें। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? न्यूट्रल। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ न्यूट्रल एक नहीं, न्यूट्रल दो हैं, ए एंड ई। और चूंकि ए एंड ई बिल्कुल सिमिलर हैं इसलिए उनका स्टेबिलिटी मुझे बराबर बोलना पड़ेगा। लेफ्ट राइट डबल बॉन्ड के पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ए एंड ई का स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर रूल नंबर 2 बोलता है ऑक्टेट, केवल पॉजिटिवली चार्ज एटम का ऑक्टेट देख लो, सब में कंप्लीट आ रहा है। फिर रूल नंबर 3 बोलता है चार्ज देखो तो कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे प्लस है। अपने आप रूल नंबर 4 पे आओ, आंसर आ जाएगा। चार्जेस कैसे हैं? अपोजिट चार्जेस, चार्ज का सेपरेशन डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, इसका मतलब बी और डी पहले आएंगे। और ध्यान से देख लो बी और डी आइडेंटिकली तो हैं, लेफ्ट राइट से फर्क पड़ता नहीं स्टेबिलिटी पे। और सी आएगा लास्ट में, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं क्वेश्चंस में। क्लियर है? अब यदि अपन बात करें तो आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, एक बार मैं वापस से रिकॉल कराऊं। आज अपने सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा वो ये, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा अपन ने ये वाला, जो रूल नंबर 2 में हमने देखा था कि लोन पेयर के साइड में यदि प्लस चार्ज आता है तो हमने क्या बोला? इसको हम क्या बोलने वाले हैं? मोर स्टेबल देन अदर्स, मोर स्टेबल देन अदर्स बोलने वाले हैं। ठीक। और इसके लिए यदि अपन बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल में अपन लिख के बात कर लेते हैं। और एग्जाम्पल में यदि मैं लिखूं तो ज़रा 1 मिनट को मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लूं। हाँ, यदि मुझे लिखना है ये वाला क्वेश्चन, अब मुझे ट्राई करना है इन तीन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो ज़रा ध्यान से देखना, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन कंपेयर करते हैं। देखो हमने पहले बोला रेजोनेंस का, सर रेजोनेंस लिखने के बाद आएगा तो यदि प्लस चार्ज यहाँ पर है तो अल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस लिखोगे तो प्लस यहाँ पर आएगा, तुम रेजोनेंस लिख के देख लेना। फिर यहाँ पर प्लस आने के बाद रेजोनेंस लिखोगे तो प्लस आएगा यहाँ पे। इस वाले में बी में प्लस यहाँ पे है, फिर प्लस यहाँ पर आएगा, फिर प्लस यहाँ पर आएगा। अभी प्लस यहाँ पे है तो नेक्स्ट प्लस यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लोन पेयर मतलब नाइट्रोजन के साइड में प्लस चार्ज कितने स्ट्रक्चर्स में आएगा? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। देखो क्यों? क्योंकि लोन पेयर के साइड में प्लस चार्ज हाईली स्टेबल होने का साइन है ना। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2 स्ट्रक्चर्स विथ पॉजिटिव चार्ज बिसाइड लोन पेयर। इसमें कितना स्ट्रक्चर बनेगा? रेड वाले पे प्लस आएगा मतलब कितना? 0 स्ट्रक्चर्स। इसमें कितना स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें लोन पेयर के बाजू में प्लस आता है? 1 स्ट्रक्चर। और बस यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा रहेगा? स्टेबिलिटी ए का सी से ज़्यादा रहेगा। और सी का स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा रहेगा? सी का स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्लियर है? अब स्टेबिलिटी में हम एक और बात करते हैं कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किन चीज़ों से होता है। बस ये लास्ट है, इक्विवेलेंट आइडेंटिकल, हम बोले इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में शॉर्ट में लिख देता हूँ। रूल ये बोलता है कि यदि किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल बनते हैं तब हम क्या बोलते हैं? हम उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं इस टाइप के कंपाउंड में बोल रहा हूँ। जब मैं इस टाइप के कंपाउंड में रेजोनेंस लिखूंगा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यदि मैं बना के बताऊँ तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे। इन दोनों को देख लो भाई। कॉन्जुगेशन कहता है, कॉन्जुगेशन देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ऐसा रेजोनेंस लिखोगे और ऐसा रेजोनेंस लिखोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम, आइडेंटिकल। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक,
तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिन कंपाउंड्स में बनता है हम हमेशा उसको दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। क्लियर? जैसे सपोज एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। सपोज मान लो मुझे इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना होता, इसको मैं ए मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ बी। ठीक, अब यदि मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या देखना होगा? मुझे देखना होगा इनका रेजोनेंस। तो मैंने हमेशा बोला है कि रेजोनेंस का असर रेजोनेंस लिखने के बाद पता चलेगा। तो मुझे O माइनस वाले केस में, जिसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, 12th में कितना कॉमन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होता था ये। तो यदि मैंने फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस लिखा तो ये रेजोनेंस ऐसा लिखने में आएगा ना, ऐसा लिखने में आएगा। अब मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा तो क्या, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के दूसरे तरीके भी, जैसे मैं यहाँ पे देखो, रेजोनेंस लिखने के बाद मतलब आफ्टर रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस क्या हुआ? आफ्टर रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड एट ऑक्सीजन इन कंपाउंड A एंड डेवलप्ड एट कार्बन इन कंपाउंड B। तो यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसीलिए स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा? A इज मोर स्टेबल देन B। लेकिन हम डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं, यदि मुझे किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल इक्विवेलेंट दिखते हैं तो भी हम उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। ठीक, थैंक यू।